स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम राजपूत काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। गाइस आपको बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की संभावनाएं हैं। वही क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं और आज क्वेश्चन की संख्या कब है और की पॉइंट्स मैं ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि की पॉइंट्स जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इस वजह से वो आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी जल्दी देना है। ठीक है भाई, आपको बता दें इसके पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल जिसमें अशोक हैं, गुप्त काल, इसके अलावा अपना जो राजपूत काल है ये आज कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल और गुप्त काल, अगर आप ये सारी क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। जीके टॉपिक वाइज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी क्लास को देख सकते हैं। या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगी, उस पर आप क्लिक करके आसानी से उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप सभी क्लास को आसानी से क्रम के अनुसार देख सकते हैं। भाई मेरा आपसे एक ही सजेशन है कि आप शुरुआत में सबसे पहले अपने जो भी सिलेबस में दिया गया उसे टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए और मैं सिलेबस वाइज ही आपका कंप्लीट करवा रहा हूँ। भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। फ्यूचर में कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उसका बेनिफिट उठा पाएँ। आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने डैश में अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी। अब आपको ये बताना है कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने कहाँ पे अपने नए राजधानी की शुरुआत की या नए राजधानी की स्थापना की, इसका आंसर आपको बताना है। और देखिए गाइज आज जो है ये थोड़ा रेशियो मैंने गड़बड़ कर लिया था, तो ये क्वेश्चन की जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा सही नहीं है, तो उतना मैनेज कीजिएगा क्योंकि आज छोटा मुझे दिखाना पड़ेगा। ये अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे लिखता तो बिल्कुल सही होता। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, मैनेज करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन तो आपको स्पष्ट दिख ही रहा है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने डैश में अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जयपुर में। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जयपुर में इन्होंने स्थापना की। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा यहाँ पे आपको की पॉइंट्स देखना जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जय सिंह द्वितीय को सवाई जय सिंह भी कहा जाता है, तो आपसे एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि जय सिंह द्वितीय का दूसरा नाम क्या है, तो वो सवाई जय सिंह है। ठीक है भाई, और वे अंबर साम्राज्य का नेतृत्व करने वाले 29वें कछवाहा राजपूत राजा थे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बाद में उन्होंने जयपुर के किलेबंद शहर की स्थापना की और इसे अपनी नई राजधानी बनाई। इनका जन्म जो है ये कछवाहा राजपूतों की राजधानी अंबर में हुआ था और उनके पिता राजा बिशन सिंह का निधन जो है ये 31 दिसंबर 1699 को हुआ, तब मात्र 11 वर्ष के थे। उन्होंने अंबर के राजा के रूप में पदभार संभाला और वर्ष 1722 में सवाई जय सिंह को आगरा की सूबेदारी मिली और उन्होंने जयपुर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाए। उन्होंने वर्ष 1714 में और 1737 के मध्य 3 बार मालवा पर शासन करने के लिए भी नियुक्त किया गया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि राणा कुंभा ने डैश को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ या फिर कहा जाए तो विजय स्तंभ का निर्माण किया। किसको हराया और फिर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया? किसने? राणा कुंभा ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महमूद खिलजी को। देखिए राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन 4 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। देखिए राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा करके चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया। चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ किले में स्थित विजय स्तंभ जो कि 1440 और 48 के मध्य बना, ये महाराणा कुंभा जो कि मेवाड़ के राजा थे इनके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये विजय का घोतक है या विजय का प्रतीक है, क्योंकि महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच युद्ध जो है 1437 में हुआ था। ठीक है, और जो गाइस चित्तौड़गढ़ का किला है विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित जो विजय स्तंभ है
इसके वास्तुकार जो थे ये राव जैता थे, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। तो देखिए इसे कीर्ति स्तंभ या फिर विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, विजय स्तंभ को, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। महमूद खिलजी के पास गुजरात और मालवा की एक संयुक्त सेना थी जिसका इस्तेमाल उसने सारंगपुर युद्ध में किया था। ठीक है, स्तंभ प्रतिमा राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रतीक या फिर एक तरीके से कहा जाए तो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट्स बन जाता है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये चीज़ स्तंभ प्रतिमा जो है राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक प्रतीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी? तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी? मैं आपको इतना हिंट देता हूं कि ये 1192 में ये युद्ध लड़ा गया था। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तराइन के दूसरे युद्ध में, जो कि 1192 में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तराइन के दूसरे युद्ध में। कुछ की पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान चौहान या चाहमान वंश के एक भारतीय राजा थे। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई। यह घुरिद और चाहमानों और उनके सहयोगियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने चाहमान राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे। अगला सवाल है आपके सामने, ने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। अब आपको ये बताना है कि किसने महमूद खिलजी को हरा करके चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। सवाल बिल्कुल वही है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ लिया गया है, आपको भ्रमित करने की कोशिश की गई है। लेकिन भाई आपको बिल्कुल ध्यान से, एकाग्र मन से इसे देखना है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका की पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फिर से एक बार आप इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूँकि की पॉइंट्स बिल्कुल वही है जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले बताया है। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये गाइस कहा जाए तो क्वालिटी वाला क्वेश्चन है ना। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना कहे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी फ़र्ज को समझते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सब्सक्राइब करेंगे बेनिफिट मिलेगा। कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी, फ्यूचर में आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तोमार राजपूत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस इसका कुछ जो की पॉइंट्स है वो देख लीजिए। यहाँ पे 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा पराजित तोमार राजपूतों ने दिल्ली को एक राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तोमार और चौहानों के समय में दिल्ली का एक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी महत्व बढ़ा था। कई शहर और जो थे वो धनी जैन व्यापारियों का घर हुआ करते थे, जिन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी किया था। देहलीवाल के सिक्के जो यहाँ बने थे व्यापक रूप से प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के निर्माण में दिल्ली को एक ऐसे शहर में बदलना शुरू कर दिया गया जो उपमहाद्वीप के व्यापक क्षेत्रों पर शासन करता था। अगला सवाल देखिए, बुंदेलखंड पर एक बार किस राजपूत वंश ने शासन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुंदेलखंड पर एक बार किस राजपूत वंश ने शासन किया? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंदेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंदेल। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए, जरूरी है। चंदेलों के कबीले ने एक बार बुंदेलखंड पर शासन किया, और एक्सप्लेन देखिए। वह बुंदेलखंड कहे जाने वाले मध्य भारत के शासक थे। चंदेल जो हैं इन्हें जेजाक भुक्ति वंश के रूप में भी जाना जाता था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जेजाक भुक्ति वंश हम किस वंश या फिर किस मतलब वंश से संबंधित राजा थे उन्हें कहते थे, तो आप कहेंगे चंदेल। उन्होंने 9वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी में शासन भी किया। नानुका चंदेल वंश का संस्थापक था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो जाता है, नानुका जो है चंदेल वंश का संस्थापक था।
वह अपने शासनकाल के दौरान वास्तुकला के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका ये भी बन जाता है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका ये बन जाता है, ठीक है। चंदेलों द्वारा कुल मिलाकर के 85 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर बनाए गए थे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। ओके भाई, अगला सवाल है कि 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वैसे कहा जाए तो बहुत इजी भी है। और वैसे आपका एक पॉइंट्स यहाँ पे और तैयार हो जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो आप जानते हैं कि 1576 में हुआ था और ये मेवाड़ के किस शासक के द्वारा लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप द्वारा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए महाराणा प्रताप बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। की पॉइंट्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ी गई थी। तो ये दो लोगों के बीच हुआ। कौन कौन? महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच ये लड़ाई हुई। यह स्थल जो हल्दी घाटी है यह राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा हुआ करता था। महाराणा प्रताप की सेनाओं में घुड़सवार सेना और तीरंदाजी शामिल थे। मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व जो है ये अंबर के मान सिंह प्रथम ने किया था। वस्तुतः ये लड़ाई मुगलों द्वारा जीती गई थी। कहने का मतलब है कि अकबर जो है इसमें विजयी हुआ, महाराणा प्रताप जो है ये इसमें हार गए थे। लेकिन ये एक सच्ची जीत नहीं थी क्योंकि महाराणा प्रताप को पकड़ा नहीं गया था और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और खोई हुई अधिकांश जमीन वापस भी ले ली। तो एक तरीके से कहा जाए तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई ये एक सच्ची लड़ाई नहीं मानी गई थी, क्योंकि जब महाराणा प्रताप ने संघर्ष जारी रखा तो ये जब विराम ही नहीं हुआ तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुगल इसमें विजयी हुए थे। लेकिन अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं कि मुगल इसमें विजयी हो गए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है ये चेतक था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये घायल होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रूप से युद्ध के मैदान से दूर ले गया, लेकिन अंततः वह अपने घावों की वजह से मर भी गई। कहने का मतलब है कि जो चेतक है महाराणा प्रताप का घोड़ा वो अपने घाव की वजह से मर गया, लेकिन बहुत ज़्यादा वफादार हुआ करता था, ऐसा कहा गया है। भाई वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी मित्र के लिए 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है और इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है। मैं आपको ई बुक का डेमो रिव्यू दिखा देता हूँ। तो जो बच्चे नए आए हैं या जो भी नए जुड़े हैं उनको ये बताना ज़रूरी है भाई, इस ई बुक में आपको बेहतर क्वालिटी के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे। ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है, बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और जितने भी टॉपिक हैं ये आपके सिलेबस वाइज मेंशन किए गए हैं। तो ये ई बुक आपके एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी मेरे प्यारे भाई पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप इस ई बुक को 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8948667652। मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ 8948667652। यह है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ठीक है भाई, 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप ये 39 रुपये आज ना सोच करके इस ई बुक को परचेज कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जीके का डर 800 किलोमीटर दूर भाग जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल है आपके सामने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बिहार के भागलपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राचीन स्थल है। ये छोटा शहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए ही खासकर प्रसिद्ध है और ये धर्मपाल के मार्गदर्शन में बनाया गया था और 8वीं सदी में ये बनाया गया था। ठीक है, पाल वंश के राजा द्वारा बनवाया गया था जो कि धर्मपाल थे। गंगा नदी के किनारे पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक अध्ययन केंद्र बना था।
इतने वर्षों में विक्रमशिला भारत में सबसे लोकप्रिय और बौद्ध स्थलों में से एक बन गया और बिहार में एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी ये माना जाता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे है, ये बिहार के भागलपुर में है। और भाई जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाल वंश का जो राजा था इसके संस्थापक कौन थे, या पाल वंश का जो संस्थापक था ये कौन था, तो याद रखिएगा गोपाल। ये जो है ये पाल वंश के संस्थापक माने जाते थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो मंदिर का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और शायद मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये पॉइंट्स में बताया है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इजीली तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं। तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजवंश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लीजिएगा, इसकी पॉइंट्स के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखना जरूरी है। चंदेल राजवंशों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। खजुराहो मंदिर जो है ये दो अलग अलग धर्मों से संबंधित है। एक है धर्म जो है आपका हिंदू और दूसरा है आपका जैन। ये दो धर्मों से संबंधित है खजुराहो मंदिर। और मेरे प्यारे भाई चंदेल वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य में इस पर शासन भी किया था चंदेल वंशों ने। ठीक है, अधिकांश खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश के द्वारा 885 और 1050 के बीच किया गया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देख लीजिए, चंदेल मूल रूप से गुर्जर प्रतिहारों के एक जागीरदार हुआ करते थे और नन्नुका भारत के चंदेल वंश का संस्थापक था। ठीक है, उन्होंने जेजाक भक्ति क्षेत्र यानी वर्तमान मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में भी शासन किया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? परहैप्स ये क्वेश्चन आपका थंबनेल में भी था, तो फटाफट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। परहैप्स मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ गाइस कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 1191। एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लीजिए गाइस की जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1192 में तराइन के निकट घुरियों के बीच चौहान और उनके सहयोगियों के बीच लड़ा गया था। ये चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने घुरिंद राजा मोहम्मद गौरी को हराया था। यानी ये युद्ध जो है जो तराइन का युद्ध है 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है ये पराजित हुआ था। एक वर्ष के बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस हार का बदला लिया गया। कहने का मतलब है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये आपके पराजित हुए थे। ठीक है, तो 1192 में दूसरा युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, पहले में मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे। पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये चौहान वंश के राजा थे और 1178 से 1192 के मध्य इन्होंने दिल्ली और अजमेर के राज्यों पर भी शासन किया था। अगला देखिए तराइन का दूसरा युद्ध के बारे में देख लीजिए। जो तराइन का दूसरा युद्ध है ये 1192 में हुआ। ये राजपूत के प्रमुख पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें भारत के मुस्लिम शासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है ये इसमें विजयी हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना ने तड़के यानी बहुत देर रात या बहुत सुबह पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला किया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की सेना अपना बचाव करने में विफल रही थी, है ना। देखिए गाइस की जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ यह 14 जनवरी 1761 को पानीपत का मराठा और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये पानीपत का मैं बता रहा हूँ। इसके पहले आप पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच देख रहे थे, वो तराइन का था। ठीक है, ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 में लड़ा गया था और ये मराठा साम्राज्य और अफगान सेना यानी अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी के बीच हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, जब हार निश्चित थी डैश तो डैश पुरुष शेख या शेख नामक एक अनुष्ठान में लगे थे, जो कि अंतिम लड़ाई थी जिससे में से कोई भी वापस नहीं हुआ था। राइट हो जाएगा राजपूत पुरुष शेख नामक एक अनुष्ठान में लगे थे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राजपूत नामक। कोई खास इसमें पॉइंट्स नहीं है, फिर भी आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा। वैसे मैं इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि हुरडा सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? हुरडा सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था?
देखिए, अगर आपको ये सवाल टफ लग रहे हैं या अगर आपको लग रहा है कि बहुत कठिन करवा रहे हैं भाई, तो ये आपकी भ्रम है या आपका एक तरीके से कहा जाए तो शंका है। उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भाई अब लुल्लू वाले सवाल नहीं आते हैं। आपको बेहतरीन तरीके के सवाल पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्जाम्स में कुछ कल्याण हो पाएगा। हुर्डा सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? सवाई जय सिंह, महाराणा प्रताप, जगत सिंह और अभय सिंह। ये इन्होंने इसमें भाग लिया था। मतलब जितने भी सिंह वगैरह थे ये सब भाग लिए थे, लेकिन राव उमेद जो थे इन्होंने हुर्डा सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कुछ एक्सप्लेन देख लीजिए। हुर्डा सम्मेलन जो है ये 1734 में आयोजित किया गया था। जय सिंह और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अन्य प्रमुख शासकों ने इसकी अध्यक्षता भी की थी। कब हुआ था? 1734 में। एक मेन पॉइंट्स बन जाता है। बैठक का उद्देश्य था विभिन्न राजपूत जनजातियों की सेनाओं को एकजुट करना और उनकी भूमि पर विदेशियों के बढ़ते आक्रमण को देखना और उनको जांचना। उस समय की अवधि के दौरान मराठों ने भी भूमि पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और प्रमुखता भी हासिल कर रहे थे। राजपूत नेताओं ने जल्द ही महसूस किया और मुगल शक्ति मराठा विस्तार का विरोध करने में असमर्थ भी हो गए। उन्होंने मराठा के खिलाफ एकजुट राजपूताना मोर्चा की शर्तों पर चर्चा करने के लिए हुर्डा में एक सम्मेलन आयोजित किया और उसका फैसला किया। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे जो आपके सामने मैंने प्लेस किए। और भाई अगर आपको ये बेहतरीन तरीके से अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तराइन का प्रथम युद्ध डैश में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन फॉर यू है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चन पूछने का मेन मकसद ये है कि आपको मैं ये जांचना चाहता हूँ कि आपने जो क्लास की है वो ध्यान से पढ़ा है या नहीं। तो आप इसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ से आप सभी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। और इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और भाई ई बुक आप चाहें तो ले सकते हैं, 60% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। 8948667652 पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जरूर ले लीजिएगा। मिलता हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ये ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।